Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss tenses, and this is my first lecture. Today we are going to discuss first tense, present indefinite tense. In my previous videos I have already discussed parts of speech, then what is sentence, what is clause, what is phrase. All these things we are going to discuss already. So today we are going to discuss tenses. So this is first lecture, first class of tenses. Today we are going to discuss present indefinite tense. Let us start. First of all, we find out the answer of the question when it used. कि कब हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज करते हैं. नंबर 1, एक्सप्रेस एन एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम. नंबर 2, एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, यानी कि कोई हमारी हैबिट है, आदत है जो डेली, मसलन सिगरेट पीना, नमाज पढ़ना, सुबह उठना, कोई डेली हम जो काम करते हैं वो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में, वो भी उसकी इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में होती है. इसी तरह डेली इवेंट, कोई डेली इवेंट होता है जैसे स्कूल जाना, डेली स्कूल जाता है, मैं डेली स्कूल जाता हूँ, या कोई इस तरह का डेली इवेंट हो. नंबर 4 पे है यूनिवर्सल फैक्ट. जो यूनिवर्सल फैक्ट होती हैं वो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में उसकी ट्रांसलेशन उर्दू फिक्रे की करते हैं. यूनिवर्सल फैक्ट्स कौन सी होती है, मसलन 2 और 2 4 होते हैं, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है. पूरी दुनिया में 2 और 2 4 होंगे, तो इसकी जो ट्रांसलेशन है वो भी हमारी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में होगी. हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस से यूज़ करेंगे इसको ट्रांसलेट करते हुए. इसी तरह सूरज मशरक से निकलता है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल फैक्ट है, ये भी चेंज नहीं हो सकती. सूरज मगरिब में गुरूब होता है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है. तो यूनिवर्सल फैक्ट जो होती हैं वो भी हम उसकी ट्रांसलेशन जब करते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज़ करते हैं. इस तरह एक्शन इज डन ऑन अ रेगुलर बेसिस, कोई ऐसा काम जो रेगुलर बेसिस पे हो, उसकी ट्रांसलेशन भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में यूज़ करेंगे. तो ये तो इसके यूज़ थे कि हमने कब प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करना है. अब हम इसके यूज़ पे आते हैं. ये यूज़ कब होना है. फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब और बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज यूज. सबसे पहले तो ये बात आपने याद रखनी है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी टेंस का, किसी भी फिक्रे का, वो हमें पता है. सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है. ये 4 चीज़ें होती हैं किसी भी फिक्रे में, किसी भी टेंस का चाहे हो. तो इन 4 चीज़ों को हमने सीखना होता है. सब्जेक्ट तो ये पूरे तमाम टेंसेस में स्टार्ट में आता है, अपनी जगह पे रहना है. तो ये तो हमें एक बार जब पता चल गया कि हर फिक्रे में सब्जेक्ट शुरू में आना है तो ये तो क्लियर हो गया, ये हमें बार बार सीखने की ज़रूरत नहीं है. इसी तरह जो ऑब्जेक्ट है ये भी हर टेंस में 12 के 12 टेंसेस में एंड पे आना है, तो ये भी हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें एक दफ़ा ही पता चल जाएगा. लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है ये चेंज होती है हर टेंस में अकॉर्डिंग टू टेंस, यानी कि ये हमें सीखने की ज़रूरत है, ये हमें याद रखने की ज़रूरत है कि हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस में कौन सी आनी है और जो मेन वर्ब है वो कौन से टेंस में कौन सी आनी है. ये 2 चीज़ें हमने सिर्फ याद रखनी है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब. अब जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है इसमें जो मेन वर्ब आती है वो आती है बेस फॉर्म, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं. मेन वर्ब इन अ सेंटेंस, यानी कि मेन वर्ब, ये आप लोगों ने याद रखनी है कि मेन वर्ब
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी यूज होनी है? बेस फॉर्म, मेन वर्ब पहली यानी कि फर्स्ट फॉर्म यूज होनी है। दूसरी हमने हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है कि इस टेंस में प्रेजेंट सिंपल में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आनी है, ये भी हमने याद रखनी है। ये आती है डू, यानी कि इसके नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में डू यूज होती है, तो इसके सिंपल में यूज नहीं होती। ये हम आगे इसकी डिटेल से पढ़ेंगे। जो भी डिटेल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ये तमाम हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर सुनने के बाद जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे। सिंपल सेंटेंस का पहले हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं और उसकी एग्जांपल चेक करते हैं। जो सिंपल सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वो सिर्फ उसमें 3 चीज़ें आती हैं। मसलन सबसे पहले सब्जेक्ट आना है, उसके बाद जो मेन वर्ब है वो आनी है फर्स्ट, बेस V1 आनी है यानी कि फर्स्ट फॉर्म, और एंड पे ऑब्जेक्ट आना है। यानी कि सिंपल सेंटेंस में सिर्फ 3 चीज़ें आनी है, सब्जेक्ट, V1 एंड ऑब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस में ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करनी। ये स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि वो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आनी, जबकि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आनी है। ये बात आप लोगों ने सिर्फ याद रखनी है। इसका क्या होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद जो V1 है वो फर्स्ट आनी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, यानी कि जो मेन वर्ब है वो उसकी फर्स्ट फॉर्म आनी है, और एंड पे ऑब्जेक्ट आना है। सिर्फ 3 चीज़ें आनी है। एक और चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर फिक्रा सिंपल सेंटेंस है तो उसकी मेन वर्ब पहली आनी है, लेकिन मेन वर्ब के साथ एस या एस का बाज़ औक़ात इजाफा करना होता है, बाज़ औक़ात नहीं करना होता। कब इजाफा करना है कब नहीं करना ये हम देखते हैं। ये मैंने एग्जांपल दी हुई है, इसमें चेक कर लें। अगर सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो, या फिर कोई सिंगुलर नाउन हो, मसलन अली या गौर एक नाम हो, तो इनके बाद हमने मेन वर्ब जो है उसके बाद एस या एस का इजाफा करना होता है। अगर हमारे सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो या दे हो, या फिर कोई प्लूरल नाउन हो यानी कि 2 नाम आ जाए, मसलन अली एंड अहमद, तो फिर हमने इजाफा नहीं करना। यानी कि अगर आई आ जाए, वी सब्जेक्ट हो, यू हो, दे हो, या फिर प्लूरल हो, कोई 2 नाम आ जाए, तो फिर ऐसी है ये इसका इजाफा नहीं करना होता। अगर सब्जेक्ट ही हो, या फिर कोई सिंगुलर नाम हो, या फिर शी हो या इट हो, तो फिर हमने मेन वर्ब के बाद एस या ई एस का इजाफा करना होता है। एक तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। हम एग्जांपल चेक करते हैं, मसलन ही ईट्स एन एप्पल। अब इसमें देखें 3 चीज़ें हैं, ही सब्जेक्ट है, ईट्स मेन वर्ब है, एन एप्पल ये ऑब्जेक्ट है। इसमें हेल्पिंग वर्ब कहीं भी नहीं है, तो इसके जो सिंपल सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, ना ही आती है। दूसरा फिक्रा देखें, गौहर ईट्स एन एप्पल। इसमें भी देखें गौहर ये सिंगुलर नाम है, एक नाम है, इसके बाद हमने ऐसी है इसका इजाफा किया हुआ है, लेकिन 3 ही चीज़ें हैं इसमें। गौहर ये सब्जेक्ट है, ईट्स ये मेन वर्ब है, फर्स्ट है, एन एप्पल ये ऑब्जेक्ट है। यानी कि 3 चीज़ें आई हुई हैं, हेल्पिंग वर्ब इसमें भी नहीं है। शी ईट्स एन एप्पल, इसमें भी चेक कर लें, शी सब्जेक्ट है, ईट्स मेन वर्ब है, एन एप्पल ये ऑब्जेक्ट है। तो देख लें इन एग्जाम्पल में हेल्पिंग वर्ब कहीं भी नहीं है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आनी ही नहीं है। अब हम देखते हैं जिनमें एस ई आई एस का इजाफा होता है, जिनमें इट रेन्स इन दिस समर। इसमें भी देख लें इट हमारा
सब्जेक्ट है रेन्स, मेन वर्ब है, एंड इन द समर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। तो ये इट, शी, सिंगुलर नाउन ही, इनके बाद तमाम में ऐसे या एस का इजाफा हुआ है। आई ईट एन एप्पल, अब देखिए आई सब्जेक्ट है, ईट ये फर्स्ट फॉर्म है मेन वर्ब की, V1 है, एन एप्पल ये ऑब्जेक्ट है, इसमें इजाफा नहीं करना होता क्योंकि हमारा सब्जेक्ट अब आई है, तो आई के बाद इजाफा नहीं करना। वी ईट एन एप्पल, अब वी हमारा सब्जेक्ट है, तो इसके बाद भी जो मेन वर्ब है उसके बाद SEIS का इजाफा नहीं करना। वी हमारा सब्जेक्ट है, ईट ये मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है मेन वर्ब की, एन एप्पल ये ऑब्जेक्ट है, इसमें भी तीन चीज़ें आई हैं। यू ईट एन एप्पल, यू के बाद भी इजाफा नहीं होता, और यू सब्जेक्ट है, ईट ये मेन वर्ब है, एन एप्पल ये हमारा ऑब्जेक्ट है। दे ईट एन एप्पल, दे के बाद भी इजाफा नहीं होना, दे हमारा सब्जेक्ट है, ईट ये मेन वर्ब है, एन एप्पल ये ऑब्जेक्ट है। अब देख लें जो सिंपल सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो नहीं आती, लेकिन जो मेन वर्ब है उसके बाद बाज़ औक़ात हमने SEIS का इजाफा करना होता है, बाज़ औक़ात नहीं करना होता। ये बात हमने सीखनी है, कब इजाफा करना है कब नहीं करना, ये आप लोगों ने ये एक बात सीखनी होती है सिंपल सेंटेंस में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका क्या यूज़ है या रूल है। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना होता है, अब हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब आती है, उसमें हेल्पिंग वर्ब आती है डू, लेकिन चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है इसके बाद हमने नॉट लगाना होता है, डू नॉट या फिर डज नॉट। बेसिकली तो ये हेल्पिंग वर्ब डू ही है, लेकिन ये डज इसी की हालत है, इसी की फॉर्म है। डू नॉट या फिर डज नॉट हमने लगाना होता है सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद V1 जो नेगेटिव सेंटेंस हैं, अब SEIS का इजाफा नहीं होना, सिर्फ ओनली V1 वर्ब यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगानी है, एंड पे ऑब्जेक्ट लगा देना है। मैंने बताया कि सब्जेक्ट तो तमाम टेंसेस में स्टार्ट में आना ही आना है, ऑब्जेक्ट भी तमाम टेंसेस में एंड पे आता है। तो ये दो चीज़ें हमने सीखनी है, एक हेल्पिंग वर्ब सीखनी है, एक मेन वर्ब सीखनी है। इसकी एग्जांपल चेक करते हैं। जो सिंपल सेंटेंस था उसमें सिर्फ तीन चीज़ें आती थी, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, लेकिन जो नेगेटिव सेंटेंस है इसमें एक चीज़ का इजाफा हो गया, वो कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब। अब चार चीज़ें हो गई हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल चेक करते हैं। ही डज नॉट ईट एन एप्पल, अब देखिए ही ये हमारा सब्जेक्ट है, डज नॉट ये हेल्पिंग वर्ब है, ईट ये मेन वर्ब है, एन एप्पल ये ऑब्जेक्ट है। यानी कि इसमें चार चीज़ें आई हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये इसकी तरतीब होगी नेगेटिव सेंटेंसेस की। और नेगेटिव सेंटेंस चाहे हमारा कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, SEIS का इजाफा नहीं करना, ओनली सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगानी होती है। गौहर डज नॉट ईट एन एप्पल, इसमें भी चेक कर ले हमने SEIS का इजाफा नहीं किया, तो ये भी हमारे पास सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट चार चीज़ें। शी डज नॉट ईट एन एप्पल, तो इसमें भी शी सब्जेक्ट है, डज नॉट हेल्पिंग वर्ब है, ईट मेन वर्ब है, एन एप्पल ऑब्जेक्ट है। आई डू नॉट ईट एन एप्पल, तो ये सारी एग्जांपल में आप चेक कर लें, कहीं भी SEIS का इजाफा नहीं हुआ और ना ही करना होता है। आई हमारा सब्जेक्ट है, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब है, ईट मेन वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म है, V1 है, एन एप्पल ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है।
वी डू नॉट ईट एन एप्पल। तो ये तमाम एग्जाम्पल, इसमें हमने सब्जेक्ट स्टार्ट में लगाना होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू नॉट या डज नॉट लगानी है, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट लगानी है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। दे डू नॉट ईट एन एप्पल, दे हमारा सब्जेक्ट है, डू नॉट ये हेल्पिंग वर्ब है, ईट मेन वर्ब है, एन एप्पल ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसमें याद रखने वाली चीज़ क्या है कि नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब डू लगानी होती है। तो चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, डू के बाद नॉट लगाना है। डू बेसिकली हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और नॉट नेगेटिव की वजह से हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया है। तो ये तो इसके थे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नंबर 3 पे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, और इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब डू आती है। तो सम टाइम ये डू आएगी, सम टाइम ये डज आएगी, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद हमने सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट लगाने के बाद हमने अपनी जो मेन वर्ब है वो V1 लगानी है, यानी कि मेन वर्ब बेस फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाना है, और एंड पे हम सवालिया निशान क्वेश्चन मार्क ये लगाना है। ये थी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल चेक करते हैं। डज ही ईट एन एप्पल। तो डज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है। अब इस तरतीब को देखें ना, डज या डू इन दोनों में डज आ गया है। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा ही है, V1 हमारी ईट है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा एन एप्पल है। तो ये चार चीज़ें इसमें भी आनी है। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, जबकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव फिक्रा बनाना हो तो उसकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो हम स्टार्ट में कर देते हैं, तो वो इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो ये भी आप लोग एक ही दफ़ा याद रख लें कि किसी भी सेंटेंस का जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसको जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आनी है, उसके बाद सब्जेक्ट आना है, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। डज गौहर ईट एन एप्पल। अब देखिए, डज हेल्पिंग वर्ब है, गौहर ये हमारा सब्जेक्ट है, ईट ये मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, एन एप्पल ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। डज शी ईट एन एप्पल। ये तमाम एग्जाम्पल मैंने इसलिए दी हुई है ताकि आपको ये पता चल जाए कि डज किसके साथ आना है और डू किसके साथ आना है। ही आ गया, इसके साथ डज आना है, या कोई सिंगुलर नाउन हो इसके साथ भी डज लगाना है, शी के साथ भी डज लगाना है, और ही के साथ शी इट के साथ भी डज लगाना है। तो बाकी के साथ हमने डू लगाना होता है। डू आई ईट एन एप्पल, आई सब्जेक्ट है, तो हमने सब्जेक्ट को देखना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम डू या डज लगाएंगे। तो हमारा सब्जेक्ट आई है, तो अब ये डू आना है। डू हेल्पिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, ईट ये मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, एन एप्पल ये हमारा ऑब्जेक्ट है। डू यू ईट एन एप्पल, तो ये भी हमारा चूंकि यू है तो यू के अकॉर्डिंग हम डू या डज लगाएंगे, तो यहाँ पे हम डू लगाएंगे। ईट ये अगेन मेन वर्ब है, उसकी फर्स्ट फॉर्म है, एन एप्पल ऑब्जेक्ट है। वी के बाद स्टार्ट में भी हमने डू लगाना है, डू वी ईट एन एप्पल। और दे के स्टार्ट में भी हमने डू लगाना है, और इट के साथ हमने डज लगाना है। यानी कि ही सिंगुलर नाउन हो, शी हो या इट हो, अगर ये चार हमारे सब्जेक्ट हैं तो इनके स्टार्ट में हमने डज लगाना होता है। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है, यू है, वी है, दे है, या के प्लूरल कोई नाउन है, तो उनके साथ हमने डू लगाना होता है। ये नेगेटिव सेंटेंसेस में भी यही मेथड होना है अडॉप्ट, और इंटरोगेटिव में भी यही मेथड अडॉप्ट होना है। ये बात आप एक दफ़ा याद रख लें कि अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सिंगुलर नाउन शी,
या इट हो, तो नेगेटिव बनाते हुए इनके बाद डज नॉट आना है और सवालिया बनाते हुए हमने शुरू में डज लगाना है। अगर हमारा सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या प्लूरल नाउन हो तो उनका जब नेगेटिव बनाएंगे तो हम उनके बाद सब्जेक्ट के बाद डू नॉट लगाएंगे। अगर उनका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो स्टार्ट में डू लगाना है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या नेगेटिव सेंटेंसेस उन दोनों का मेथड एक ही है। नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इकट्ठे भी सेंटेंसेस आते हैं, तो उनका मेथड क्या है? सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो हेल्पिंग वर्ब हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम डू यूज़ करते हैं, तो ये हमारी डू भी आ सकती है और डज इसी की हालत है, डज भी आ सकती है। इसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाना है और सब्जेक्ट लगाने के बाद हमने नॉट लगाना है। उसके बाद वर्ब V1 है और एंड पे ऑब्जेक्ट है। अब इसमें 5 चीज़ें आ गई हैं। इसकी एग्जांपल हम चेक करते हैं। डज हमारा पास क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ही सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगाना था। उसके बाद हमने मेन वर्ब पहली यानी कि फर्स्ट फॉर्म लगानी है ईट और एंड पे ऑब्जेक्ट लगाना है। इसी तरह डज गौहर नॉट ईट एन एप्पल, तो इसमें भी डज हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में हमने लगा दी है। गौहर ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगाना था, ये ऊपर देख लें नॉट आ गया। उसके बाद हमने V1 लगानी है, ये ईट आ गई। एन एप्पल एंड पे ऑब्जेक्ट आ गया। डज शी नॉट ईट एन एप्पल, तो ये भी डज हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गई। शी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नॉट है। ईट मेन वर्ब है, एन एप्पल ऑब्जेक्ट है। डज इट नॉट रेन इन द समर, तो ये भी डज ये हेल्पिंग वर्ब, इट सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नॉट है। रेन ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के बाद बाकी फिक्रा हो तो वो भी हम एंड पे लगाने हैं। डू हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ये स्टार्ट में हमने लगा दिया है। आई सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट हमने लगा दिया है। सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगाना था, नॉट के बाद हमने V1 यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और एंड पे ऑब्जेक्ट एन एप्पल लगा दिया है। डू यू नॉट ईट एन एप्पल, डू ये हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लगा दी है। यू सब्जेक्ट है, नॉट सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आना है। ईट ये हमारी मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है। एन एप्पल ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। डू दे नॉट ईट एन एप्पल, तो ये इसीलिए मैंने तमाम एग्जांपल दिए ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि डज जिन जिन सब्जेक्ट के साथ आना है और डू किन सब्जेक्ट के साथ आना है। इसलिए ये तमाम एग्जांपल मैंने दिए ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि डज कब लगाना है और डू कब लगाना है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। WH वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, मसलन हु, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर। ये तमाम जो WH वाले अल्फाज इनको WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इनका मेथड ये होता है कि जो WH वाला लफ्ज़ होता है वो हमने स्टार्ट में लगाना है। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। हेल्पिंग वर्ब हमें पता है या डू भी आ सकती है या डज आएगी। इसके बाद सब्जेक्ट आना है, सब्जेक्ट के बाद हमने मेन वर्ब जो फर्स्ट लगानी है और एंड पे ऑब्जेक्ट लगाना है। एग्जाम्पल चेक करते हैं। वाई डज ही ईट एन एप्पल, वाई ये हमारा WH वर्ड है। डज ये हेल्पिंग वर्ब है। ही ये सब्जेक्ट है। ईट ये मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है मेन वर्ब की। एन एप्पल ये ऑब्जेक्ट है। इसी तरह अगर ये याद रख रहे हैं कि अगर हु आ जाए तो उसका थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है बाकी WH वाले अल्फाज से।
हु आ जाए तो इसको हमने जिस तरह सिंपल सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं वही मेथड अडॉप्ट करना होता है, उसी तरीके से इसकी ट्रांसलेशन करनी होती है। यानी कि हु के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी, फिर हु के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आनी है। मसलन हु ईट्स एन एप्पल, तो हु के बाद हमने डू या डज नहीं लगानी, इसको हमने ट्रीट करना है जिस तरह हमारा सिंपल सेंटेंस का मेथड है। हु, उसके बाद डायरेक्ट हम मेन वर्ब लगाएंगे और मेन वर्ब के बाद फिर एस या ई एस भी लगाना है। एन एप्पल, तो ये हमारा हु वाला फिक्रा है। ये एस आ भी सकता है और एस ई एस नहीं भी आ सकता, क्योंकि हु सिंगुलर के लिए भी हु यूज होता है और प्लूरल के लिए भी। अगर तो ये सिंगुलर है, एक पर्सन है, तो फिर हमने एस या एस का इजाफा करना है वर्ब के साथ। अगर ये प्लूरल है तो फिर हमने इजाफा नहीं करना होता। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन डज गौहर ईट एन एप्पल, तो ये व्हेन डब्ल्यू एच वाला लफ्ज हमने शुरू में लगा दिया है, उसके बाद डज हेल्पिंग वर्ब लगा दिया है, गौहर ये सब्जेक्ट लगा दिया है, ईट ये हमने जो मेन वर्ब है V1 लगा दिया है और एंड पे ऑब्जेक्ट है। ये भी सारी एग्जांपल, हाउ डज शी ईट एन एप्पल, वाई डू आई ईट एन एप्पल, तो ये भी वाई डब्ल्यू एच वाला लफ्ज है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है। तो ये तमाम एग्जांपल मैंने इकट्ठी इसलिए की हुई है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि डज कहाँ पे लगाना है, डू कहाँ पे लगाना है। अब चेक करें, ही है तो इसके साथ डज आना है, हु के साथ तो डू डज आना ही नहीं है हेल्पिंग वर्ब। इस तरह गौहर ये सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ भी डज आना है, शी के साथ भी डज आना है और इट के साथ भी डज आना है। इसी तरह हमारा सब्जेक्ट आई है तो हमने डू लगाना है, यू है तो डू लगाना है, वी है तो डू लगाना है, दे है तो डू लगाना है। तो इसीलिए ये तमाम एग्जांपल मैंने इकट्ठी की हुई है ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि डू कब लगाना है और डज कब लगाना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम इसको रिवाइज करते हैं, तमाम इसका जो स्ट्रक्चर है उसको एक नज़र रिवाइज करके देखते हैं ताकि हमारे जहन में रह जाए, याद रखा जाए कि किस तरह इसको याद रखना है। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि इसमें सिर्फ 3 चीज़ें आनी है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट स्टार्ट में आना है, जो मेन वर्ब है वो V1 आनी है यानी कि फर्स्ट फॉर्म, और एंड पे ऑब्जेक्ट आना है। तो अगर सिंपल सेंटेंस है तो इसके बाद हमने मेन वर्ब जो है उसके साथ एस या एस का इजाफा भी करना होता है। ही राइट्स है आ लेटर, अब ही हमें बताएगा, सब्जेक्ट हमें बताएगा कि एस या एस का इजाफा होना है या नहीं होना। अब देखिए ही, ये हमने पढ़ा हुआ है, अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो फिर एस या एस का इजाफा करना है। अगर सब्जेक्ट वी, आई, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तो फिर एस या एस का इजाफा नहीं करना होता। ही चूंकि हमारा सिंगुलर है तो ये ही के साथ एस या एस का इजाफा हुआ है। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब का इजाफा हो गया है। जो सिंपल सेंटेंस है उसमें 3 चीज़ें थी, जो नेगेटिव सेंटेंस है इसमें 4 चीज़ें हो गई हैं। सब्जेक्ट, ये तो मैंने बताया है कि तमाम टेंसेस के फिक्रात में सब्जेक्ट स्टार्ट में आना ही आना है, एंड ऑब्जेक्ट जो है वो एंड पे आना है। तो ये 2 चीज़ें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये तो हमें बार बार रिवाइज करने की, हर टेंस में याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है और जो हमारी मेन वर्ब है ये अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होती रहेगी। बेसिकली ये दोनों चीज़ों को हमने याद रखना है कि कौन सा टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब हमने लगानी है और कौन से टेंस में कौन सी मेन वर्ब लगानी है। तो अगर हम अपने आज के टेंस की बात करें जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आनी है वो डू आनी है, जो मेन वर्ब आनी है वो फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है, वो आनी है। यानी कि ये 2 चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, हेल्पिंग वर्ब डू, मेन वर्ब
फर्स्ट। बस अगर ये दो चीज़ें आपको याद हो गई हैं तो आपका टेंस क्लियर हो जाएगा। बाकी चीज़ें तो बार बार हर टेंस में रिपीट होनी है, तो वो तो याद हो जाएंगे आपको। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट हेल्पिंग वर्ब, डज नॉट हेल्पिंग वर्ब आनी है, उसके बाद वी वन एंड ऑब्जेक्ट आना है। ही डज नॉट राइट अ लेटर। तो आप देखिए ही हमारे पास हमने सीखा हुआ है कि ही शी इट या सिंगुलर नाउन हो तो उसके जो नेगेटिव बनाने होते हैं फिक्रात, उसके बाद डज नॉट लगाते हैं, और सवालिया बनाना हो तो डज शुरू में लगाना है। बेसिकली हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डज है, तो जब इसका इंट्रोगेटिव फिक्रा बनाना है तो इसको शुरू में कर दें, जब नेगेटिव बनाना है तो इसके बाद नॉट लगा दें। हेल्पिंग वर्ब को ही हमने ज़्यादा चेंज करना होता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हुए। मेन वर्ब चेंज नहीं होती, उसकी हालतें चेंज होंगी, वो अपनी जगह पे रहेगी लेकिन उसकी हालत चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू टेंस। हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब हमें पता है या डू आनी है या डज आनी है। सब्जेक्ट ये तो चेंज ही नहीं होना, सब्जेक्ट अपनी जगह पे रहना ही रहना है। मेन वर्ब जो है वो फर्स्ट आनी है और एंड पे ऑब्जेक्ट आना है। डज ही राइट अ लेटर, तो चूंकि हमारा सब्जेक्ट ही है तो इसलिए हमने स्टार्ट में जो हेल्पिंग वर्ब है वो डज लगाई है, और ही के बाद राइट फर्स्ट मेन फॉर्म है और आ लेटर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद वी वन एंड ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हमें पता है डू या डज आनी है। सब्जेक्ट ये तो अपनी जगह पे आना ही आना है, ये चेंज नहीं होना। नॉट वी वन, अच्छा सब्जेक्ट के बाद नॉट है और उसके बाद ये नॉट के बाद मेन फॉर्म आनी थी, यहाँ पे ये थोड़ी सी लिखने में मिस्टेक हो गया, एंड पे ऑब्जेक्ट आना है। डज ही नॉट राइट अ लेटर, तो ये हमारी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की एग्जांपल थी। आगे हु, ये याद रख लें कि जो डब्ल्यू एच वाले वर्ड्स हैं उनमें जो हु है वो थोड़ा सा उसका मेथड लैदा है और बाकियों का सेम है। अगर हु आ जाए लफज तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा डेफिनेटली हु ही होगा, तो वो हु लगाना है। उसके बाद वी वन यानी कि मेन वर्ब लगानी है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी। एंड पे ऑब्जेक्ट है। हु आ जाए तो फिर हमने एस या ई एस का इजाफा भी करना है। अगर तो हु एज ए सिंगुलर आया हुआ है तो फिर हमने एस या ई एस का इजाफा करना है। अगर हु एज ए प्लूरल आया हुआ है तो फिर हमने एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। मसलन हु राइट्स अ लेटर, इसका मतलब क्या है कि हु एक बंदा है, हु राइट्स अ लेटर। अगर हु राइट अ लेटर तो इससे क्या मुराद है कि हु ज़्यादा लोग हैं, तो इसमें एस ई एस का इजाफा होना भी है और नहीं भी होना। ये हम अपने जो सब्जेक्ट है उसके मुताबिक इजाफा करेंगे या नहीं करेंगे। बाकी जो डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव है हु के अलावा उनका एक ही मेथड है। सबसे पहले हम डब्ल्यू एच वाले वर्ड्स आ जाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वी वन और एंड पे ऑब्जेक्ट है। डब्ल्यू एच वाले लफ्ज़ मैंने बताया है, ये वैन है, हाउ है, हु है, वेयर है, विच है, ये सारे शुरू में आ जाएंगे। उसके बाद डू आएगा या डज आएगा, ये भी हम अपने सब्जेक्ट के मुताबिक लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट। वाई डज ही राइट अ लेटर, अब देखिए वाई यहाँ पे डज आना है वाई के बाद या डू आना है, ये हमें बताएगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है ही के अकॉर्डिंगली हमने डज लगाया, तो राइट आ लेटर। तो एस या एस का इजाफा तो इंट्रोगेटिव में होना ही नहीं है, बस हु के साथ होना है। एंड पे हम इसके की पॉइंट्स देखते हैं जो हमने चीज़ें याद रखनी है। हमने सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को याद रखने के लिए इसकी एक तो हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है और एक मेन वर्ब याद रखनी है, क्योंकि सब्जेक्ट तो हमें पता है ये तमाम टेंसेस में स्टार्ट में आना है, ऑब्जेक्ट एंड पे तमाम टेंसेस में आना है।
जो हेल्पिंग वर्ब है ये चेंज होती रहेगी। इसी तरह जो मेन वर्ब है ये भी अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होती रहेगी। तो ये हमने बेसिकली याद रखनी है दो चीज़ें। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आती है, डू। मेन वर्ब कौन सी आती है, बेस फॉर्म यानी कि V1। तो इसके आम तौर पे ये जो इंग्लिश के फिक्रात हैं MCQs में आते हैं, उनमें ये वर्ड दिए होते हैं जिससे हम गेस कर सकते हैं कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, और उसके अकॉर्डिंगली हम वर्ब लगाते हैं। मसलन इस तरह के अल्फाज आ सकते हैं, ऑलवेज। अब मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था कि इसमें जो एक हब्यूचुअल एक्शन है, जो रेगुलर एक्शन है, जो एक आदत है आपकी, मोस्टली वो ही तो इस तरह के लफ्ज़ यही शो कर रहे हैं। मसलन ऑलवेज, हमेशा, यूजली, ऑफन, रेगुलरली, यूनिवर्सल ट्रूथ, एवरी, एवरी मच, वेरी मच। इस तरह के अगर अल्फाज आपके सेंटेंस में आते हैं तो इससे इसको आप गेस कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का फिक्र है। और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हमें पता है कि मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म या के V1 आनी है। तो फिर हम जो फर्स्ट फॉर्म होगी या फर्स्ट फॉर्म के बाद SEIS का इजाफा किया होगा वो करेक्ट करेंगे। तो ये तो हमारा था फर्स्ट जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, या इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। तो इसमें मैंने कोशिश की है कि तमाम चीज़ें इसमें क्लियर करूं, जितनी भी इसके रूल्स हैं या पॉइंट्स हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा पास्ट इंडेफिनेट टेंस होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो नेक्स्ट हमारा टेंस होगा वो आपको उसको आप सुन सकें। ये याद रखें कि अगर आप एक ही तरतीब वाइज लेक्चर सुनेंगे तो फिर ही समझ आएगी। अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का लेक्चर सुन लिया, फिर आपने जाके पास्ट परफेक्ट का सुन लिया, तो फिर उसमें इतनी समझ नहीं आएगी जितनी आप तरतीब वाइज लेक्चर सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच।